नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए गणित डेली मॉडल प्रश्न के सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो हमने पिछले दिनों हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर डाले थे। साथियों, हमने कोशिश करी थी वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन डाले जाएं जिसमें आप कंफ्यूज हुए। हालांकि कई साथियों ने बिल्कुल सही उनके जवाब दिए हैं, फिर भी मैं जो साथी जिनको वो समझ में नहीं आ रहे हैं उनके लिए इनका सॉल्यूशन लेकर आया हूं, और बिल्कुल आसानी से यहाँ पर इनका सॉल्यूशन देखने के बाद इस प्रकार के आपके प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न, 0.6 के प्रबार प्लस 0.7 पे बार प्लस 0.8 पे बार का मान है। ऑप्शन आप सभी साथियों को दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पर इनका जवाब नहीं दिया था, सभी साथी यहाँ पर उत्तर कमेंट करें, आंसर कमेंट करें। साथियों, इनके सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊं कि जब भी आपको ऐसी स्थिति देखने को मिले जहां पर क्या हो, या तो दशमलव के ऊपर बार हो या फिर इनकी आवृत्ति हो रही हो। दशमलव के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, आपको पता हो तो। एक आवृत्ति, एक अनावृत्ति वाला, एक अशांत और शांत। अशांत में जहां पर आवृत्ति हो रही है, जैसे आपको ये हो सकता है ऐसे देखने को मिल जाए तो भी ये आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। कई साथियों ने इनको क्या किया, डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करी है, जो कि गलत है। इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जैसे ये जो 0.6 है, 0.7, 0.8, इनको जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले इनको भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। किसके रूप में बदलना पड़ेगा, भिन्न के रूप में। आप सभी साथी जो इन सभी दशमलव प्रकारों को भिन्न में बदलना नहीं जानते हैं, किन किन दशमलव प्रकारों को हम भिन्न में बदल सकते हैं, अगर वो ऐसा नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पर हमारी कक्षा जो कि इसकी अपलोड की जा सके, उसको 20-25 मिनट की बिल्कुल विस्तृत रूप में कक्षा है, उसके स्क्रीनशॉट आपके सामने रखता हूँ। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट को देखकर आराम से इनको समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस जिस कक्षा के मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाए हैं, उस कक्षा का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी साथी पहले इन दशमलव प्रकार को भिन्न में बदलना सीखे, उसके बाद इस सवाल को हल करें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपका समय खराब न करते हुए इनको डायरेक्ट भिन्न में बदल देता हूँ। जब हम इनको डायरेक्ट भिन्न में बदलेंगे तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है 6/9, इधर प्राप्त होगा 7/9 और इधर प्राप्त होगा 8/9। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। जोड़िए, 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। अब जब इनके सबके क्या हो, हर समान हो, तो ऊपर की संख्या को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। डायरेक्ट जोड़िए, कितने होते हैं, 6 और 7 13 और 8 21, और 21/9 हमारे इसके आगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद हमें यहाँ पर जो भी दशमलव प्रसार प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर होगा। हम डायरेक्ट इसको जोड़कर इसका उत्तर नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। कैसे, अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ। हम 21 में इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 18, 3 बच गए, 9 3 27, फिर 3 बच के दशमलव लगाने के बाद ऐसे 3 3 बचते जाएंगे। इसका मतलब है कि आगे 3 3 आते जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार। अब बार का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिस संख्या के ऊपर बार वह संख्या बार बार। इतना सा आप ध्यान रखें। हमारे उत्तर कितने आ रहे हैं, 2.3 के ऊपर बार आ रही है। अगर आप इनको सीधा जोड़ते हो, डायरेक्ट इनको जोड़ते हो, तो कितना जोड़ोगे, 8 और 7 15, 15 और 7 21। आप ये कर दोगे 2.1 21, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 70 मीटर लंबाई तथा 42 मीटर चौड़ाई वाले एक होल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। साथियों, मैं कह रहा था आपसे कि मैंने प्रश्न अधिकतर कोशिश करी है कि आप कंफ्यूजन इस तरीके से बनाएं। इसमें अधिकतर साथियों ने गलत जवाब दिया है। वो कैसे दिया है आपको भी समझाता हूं। साथियों, इसमें पूछा गया था कि 70 मीटर की लंबाई और 42 मीटर चौड़ाई, मान लेते हैं ये है एक होल है जिसकी लंबाई कितनी है, 70 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 42 मीटर। अब इसमें हमें वर्गाकार टाइल लगानी जो कि कम से कम हो। कैसी हो, कम से कम। और वर्गाकार का मतलब क्या है, उसकी लंबाई भी समान हो और चौड़ाई भी समान हो। सीधा सीधा मतलब आप आपने इससे ये मतलब तो लगा लिया कि हमें इसका मैं से ज्ञात करना है। मैं से का मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका भाग इस 42 में भी जाए और इस 70 में भी जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब उसकी वो हमारी लंबाई भी हो जाएगी, चौड़ाई भी, दोनों हो जाएगी। उसी लंबाई चौड़ाई की हमें टाइलें लगानी है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का मैं से ज्ञात करते हैं। मैं से ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे भाग विधि का। 42 कम 42, कितने बचे, 28,
42 में फिर भाग देंगे, कितने बचे 14। अब भाग किस में देंगे 28 में, तो 14 दूने 28, कुछ भी नहीं बचा तो हमारा में से क्या हो गया, में से आ गया हमारे 14। अब इस ये जो 14 उत्तर आए ये हमारा है में से कि 14 का भाग 70 में भी जाएगा और 42 में भी जाएगा। अब बात आ रही थी टाइलों की, तो आप में से कई साथियों ने क्या किया, डायरेक्ट केवल 14 का भाग दिया है। अब 14 का भाग देने का मतलब क्या है कि आपने उसकी जो टाइल लगाई उसकी एक लंबाई तो 14 मान ली, लेकिन उसकी चौड़ाई 14 नहीं मानी, उसकी चौड़ाई मानी आपने 1 मीटर। क्या मानी 1 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा 14 सेंट, वो स्क्वायर आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ध्यान रखना था कि वर्गाकार टाइल लगानी थी तो उसकी लंबाई भी कितनी होनी चाहिए थी 14 मीटर और चौड़ाई भी कितनी होनी चाहिए थी 14 मीटर। अब इसी प्रश्न में आपको एक क्षेत्रफल का प्रश्न भी देखने को मिला है और एक लैसे मैसे का प्रश्न भी देखने को मिला है। अब इसमें मुझे बताएं कि अगर हम 14 मीटर की टाइल लगाएंगे तो इधर से लगाते हैं तो 14 मीटर की चौड़ाई की 3 टाइल चौड़ाई में लग जाएगी और ऐसे लगाएंगे तो 5 टाइल ऐसे लगेगी। आपको सूत्र से भी बताऊंगा, केवल आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि कई साथी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये उत्तर कैसे आएंगे फिर। तो आपको बताइए वर्गाकार टाइल हुई कि नहीं, सबकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 14 है बिल्कुल। उसके बाद कितने टाइल लगी बताइए मुझे आप, इन सबकी हम आप बन नहीं रहा ढंग से, आप केवल मानिए कि वर्गाकार की लंबाई चौड़ाई कितनी 14 है। तो 42 में 3 टाइल इधर चौड़ाई में फिट हो गई और 5 टाइल उधर फिट हो गई, तो गिनिए आप 5 5 10 और 5 कितनी टाइल लगी 15 टाइल लगी। कितनी टाइल लगी भाई 15 टाइल लगी इस लंबाई और चौड़ाई की। चौदह सेंटीमीटर के। और आपने क्या किया है, आप सभी ने यहां तक तो पहुंच गए, इसका लैसे में से तो याद कर लिया, फिर आपने इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया कि 70 गुणे 42 कर लिया। क्षेत्रफल का मतलब किसी आयताकार का क्षेत्रफल है 70 गुणा 42, 70 लंबाई गुणा चौड़ाई हमने कर दिया। अब इसमें जो भी टाइल फर्श ईंट जो भी लगानी हो उसके क्षेत्रफल का हम भाग देंगे तो हमें आ जाएगा। आपने भाग दिया केवल 14 का। अब 14 इसका क्षेत्रफल है ही नहीं, क्षेत्रफल कितना आएगा, अगर ये वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आई 14, तो 14 का स्क्वायर का मतलब है 14 गुणे 14। और आपने यहां तक भाग दिया केवल 14 का, जो कि गलत है। अब आप यहां से भाग दीजिए 14 पंजे 70, यहां पर 40 नहीं 42 है, 14 3 42 कट गए, बचे कितने हमारे पास 5 गुणे 3 अर्थात 15 टाइल। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मैं अधिकतर कोशिश करता हूं आपको ऑप्शन में उत्तर नहीं दूं ताकि आप खुद से निकालने की कोशिश करें। 15 टाइल किस प्रकार आई आप सभी साथी समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था ये तो, कि √4 की घात 3 प्लस 15 स्क्वायर का होल स्क्वायर 3 का होल मतलब सबकी घात 3। तो इसको हल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं, केवल पहले अंदर से हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर से इनको सबको अलग अलग हल करेंगे। तो आप सभी ने कर लिया होगा 4 की घात 3 का मतलब होता है 64। सबसे पहले तो इसको स्क्वायर में रहने देते हैं, प्लस 15 स्क्वायर का मतलब होता है 225, ठीक है। और इसके भी घात है 3। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है √289 ब्रैकेट में है, इसकी घात 3 है। 289 हमारे पास किसका क्षेत्रफल, वो किसका वर्ग है 17 का वर्ग है। इसका अंडर रूट हटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा 17 आ जाएंगे। अब जब 17 आ गए तो 17 की घात कितनी बची 3। अगर आप आगे हल करेंगे तो 17 गुणे 17 कर दोगे तो आपके उत्तर आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो और इसमें अधिकतर सबके सही जवाब भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 1 33.33%, 66.66%, ऑप्शन नंबर 3 30%, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हमसे इसने कहा है कि विक्रय मूल्य का 2/3, क्या कहा है विक्रय मूल्य का मतलब गुणा समझ सकते हैं 2/3 मतलब 2/3 भाग बराबर क्या है क्रय मूल्य है। तो इसमें आप
क्या करोगे, केवल विक्रय मूल्य का इधर पक्षांतर कर दीजिए, उसी में आपका सारा काम सही हो जाएगा। अगर आप पक्षांतर नहीं भी कर सकते हैं तो ध्यान रखना जिसके साथ का लगा हो, का किसके साथ लगा है, विक्रय मूल्य के साथ, विक्रय मूल्य के साथ का लगा है, कितना है 2/3 है। तो इसमें जो नीचे हर आएगा भिन्न, 2/3 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा 2/3, और इसमें जो हर आएगा, हर क्या नीचे की संख्या, वो क्या हो जाएगा, जिसके साथ का लगा है वो हो जाएगा। तो अगर विक्रय मूल्य हम कितना माने 3, क्या मान लिया हमने, विक्रय मूल्य 3 आ गया ना इस हिसाब से, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2/3 का मतलब 2 हो जाएगा, ऊपर वाला क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब ये कहते हैं इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितने का हो रहा है, क्रय मूल्य 2 और विक्रय मूल्य 3, तो 1 का लाभ हो रहा है पूरा पूरा, और लाभ किस पर हो रहा है 2 रुपए पर क्रय मूल्य पर होगा, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो आप सभी साथ इसका आसानी से हल कर सकते हैं कि कितने आ जाएंगे 50% हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50%, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का औसत p है, एक संख्या q है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 2p, ऑप्शन नंबर 2 2q, ऑप्शन नंबर 3 p माइनस q, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों सबसे पहले आपको ऐसे सवाल समझने के लिए बेसिक्स पता होना बड़ा जरूरी है। आप अगर बताया जाए कि राशियों का योग अर्थात संख्याओं का योग या फिर राशियों का योग, पहले सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब केवल हमें क्या करना है, पक्षांतर में केवल हमें ज्ञात करना है। अगर योग तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो भाग में तो इधर आता है किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में होने का मतलब है कि औसत, मैं इसको सीधे सीधे औसत लिख रहा हूं, गुणा राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग। अब हमारे पास औसत भी है, कितना है औसत p है, हमें ज्ञात करना है, दोनों का योग ज्ञात करना है पहले तो, फिर उसके बाद राशियों की संख्या कितनी 2 बराबर कितना आ गया 2p आ गया। अब ये कह रहा है कि इस 2p में से दोनों संख्याओं का योग है। अगर एक संख्या क्या है q है, एक संख्या मान लिया जाए q है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो q प्लस दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, दूसरी संख्या हमने मानी कि दूसरी संख्या बराबर x मान ली, तो q प्लस x बराबर 2p, वे दोनों संख्याओं का योग ही तो है। अब हमें मान ज्ञात करना केवल x का, तो x बराबर हम कैसे ज्ञात करेंगे 2p माइनस q, अर्थात कोई से भी ऑप्शन में नहीं, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 तथा x प्लस 10 का औसत 25 हो तो x प्लस 1, x प्लस 3, x तथा x प्लस 5 का औसत ज्ञात करो। साथियों ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, एक्स वाई से आपको बिल्कुल सीधे तरीके से आपको उनका उत्तर निकालना है। कैसे निकालना है मैंने आपसे बताया कि कोई भी जब हमारे पास संख्या दी जाए वो समांतर श्रेणी के रूप में हो, अर्थात उनमें अंतर क्या हो समान हो। तो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि पहले में 2 ज्यादा है, फिर 2 से 2 का अंतर, फिर इससे अगले में 2 का अंतर, फिर इससे अगले में भी 2 का अंतर, इससे अगले में भी 2 का अंतर। जब समांतर श्रेणी के फॉर्मेट में तो हमारी जो बीच की संख्या होगी उन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर हमारी जो बीच की संख्या होगी वो क्या रह जाएगी, हमारी औसत हो जाएगी। तो हमारा औसत कितना हो गया इनका x प्लस 6 हो गया, तो x प्लस 6 बराबर 25 है। कितना आ गया x प्लस 6 बराबर 25 है। अब दूसरी बात ये पूछ रहा है कि x प्लस 1, x प्लस 3 है, x प्लस 5 का औसत ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आप देखिए कि यहां पर भी 2 का अंतर इसमें और इसमें, उसी प्रकार यहाँ इसमें इसमें भी 2 का अंतर, तो ये भी समांतर श्रेणी के फॉर्मेट में है, तो इसमें भी जो बीच की संख्या है तो x प्लस 3 हमारा औसत हो जाएगी। तो इधर मैं दोनों को लिख देता हूं, हमारा औसत क्या हो जाएगी इसमें दूसरे में x प्लस 3। अब लेकिन इसने हमसे x प्लस 3 के रूप में नहीं पूछा, संख्या के रूप में पूछ लिया। जब हमसे संख्या के रूप में पूछा तो हम सबसे पहले यहां से किसका पता करेंगे x का पता करेंगे, तो 6 का पक्षांतर करेंगे, 6 का पक्षांतर कीजिए, तो x बराबर 25 माइनस 6, अर्थात x बराबर कितना आ गया 19। अब हमारे पास ये दूसरी स्थिति क्या है,
दूसरी इनका औसत, तो x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 में क्या करेंगे, x बराबर कितना हमारे पास 19 प्लस कितना करेंगे 3, अर्थात उत्तर कितने आ गए 22 हमारे उत्तर हो जाएंगे कि 22 हमारा क्या हो गया, औसत हो गया इस नीचे वाली लाइन का, x प्लस 1 x प्लस 3 तथा x प्लस 5। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ है। ऑप्शन नंबर 1 20%, ऑप्शन नंबर 2 22 सही 2/9%, ऑप्शन नंबर 3 22.7/9%, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। साथियों अब सभी साथियों ने इसका सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लगभग इसका उत्तर जानते हैं। जो साथी नहीं जानते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी साथी सही तरीका इनको निकालने का सीख सके। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं कि ये कह रहा है कि मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। अब अंकित मूल्य मान लिया जाए इसका 100 है, क्या है 100 MRP। अब इससे 10% कम में खरीदता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे 90 इसमें खरीदता है, 90 में खरीदता है, इसमें खरीदता है 90 में, और उसका जो मूल्य है MRP है उसी से कितने में बेच देता है 10% अधिक में बेच देता है, और बेचता कितने में है प्लस 10% में बेचता है उसके मूल्य से, मतलब उसकी MRP से, तो 110 रुपए में बेचता है। तो अब हमें इसका लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए इसके क्रय मूल्य से मतलब होना चाहिए न कि MRP से, क्योंकि हम लाभ या हानि किस पर ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य पर। तो ये तो क्या हो गया क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताएं कि हमें यहां पर कितना लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ। 90 और 110 का मतलब है कि हमें लाभ कितने का हुआ प्लस 20 रुपए का। अब प्लस जो 20 रुपए का लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है 90 पर कि 100 पर, केवल 90 पर हुआ, क्योंकि 90 उसका क्रय मूल्य है, किसका जतिन का क्रय मूल्य कितना है 90 है, तो लाभ कितना हुआ 20 का। अब लाभ प्रतिशत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 90 है गुणा 100, काटिए 1 0 से 1 0 बटे बचे कितने 2/9 गुणा 100 अर्थात 200/9। आप भाग दीजिए 9 दूनी 18, 2 बच गए वापस 0 लिए 9 दूनी 18, और इधर क्या बचे 2 में हम भाग नहीं दे सकते, इसको क्या लिख दिया हमने 2/9 और प्रतिशत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी साथियों से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा हमारी कक्षाओं को शेयर करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी कक्षाएं ला सकें। साथियों आप जितना वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है, उतना ज्यादा हम आपके लिए सेवाएं दे पाते हैं, आपके लिए काम कर पाते हैं। इसीलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि आप ऐसे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले लोग सभी साथी ऐसे वीडियो का फायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आपसे फिर एक और बेहतरीन कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।